आदमी जिसे नई औरतों के साथ करने का शौक है, लेकिन यही शौक जब उसे भारी पड़ जाए फिर वो क्या करेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम नेड नाम के एक आदमी को एक औरत के साथ नंगी अवस्था में देखते हैं। जाहिर है दोनों घपाघप कर रहे थे। नेड पेशे से एक लॉयर है और काबिल प्लेबॉय भी। उसे हमेशा नई नई औरतों के साथ कांड करने में मजा आता है। नेड की एक जज के साथ मीटिंग थी और जज को नेड का करप्ट क्लाइंट के केस लड़ना पसंद नहीं है, इसीलिए वो नेड से काफी नाराज है। उसके बगल में खड़े आदमी का नाम है पीटर और ये नेड का फ्रेंड है। फिर हम नेड को एक पार्टी में एक लड़की मैटी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं। मैटी कहती है वो मैरिड है, इसलिए यहाँ उसका कोई चांस नहीं है। नेड कहता है तुमने कहा तुम मैरिड हो, हैप्पीली मैरिड नहीं। मैटी कहती है तुम मुझे पसंद आए क्योंकि तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। नेड उसके साथ आइसक्रीम खाने लगता है और वो बातें करने लगते हैं। नेड कहता है उसे किसी की जरूरत है जो उसका ख्याल रख सके। मैटी कहती है तो तुम शादी कर लो। नेड कहता है एक रात की ही तो बात है, उसके लिए क्यों जिंदगी भर का रायता फैलाया जाए। वो चाहता था मैटी उसके साथ एक रात के लिए सो जाए। मैटी की हंसी छूट जाती है जिस वजह से आइसक्रीम उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। मैटी नेड से उसके लिए टिश्यू लाने को कहती है। नेड टिश्यू लेकर वापस आता है लेकिन मैटी वहाँ से जा चुकी थी। नेड उसे काफी ढूंढता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो पाइन हेवन नाम के बार में जाता है। वहाँ उसे मैटी फिर से दिख जाती है। मैटी नेड से कहती है आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मैटी पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। नेड कहता है नहीं, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मेरा यहाँ कुछ काम था। उस बार में कुछ और लोग भी थे जो नेड को घूर रहे थे। नेड पूछता है ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। मैटी कहती है ये लोग मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे लेकिन मैंने किसी को भी भाव नहीं दिया। मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रही हूँ इसीलिए उन्हें जलन हो रही है। नेड कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो और इतनी खूबसूरत ड्रेस पहन कर आई हो, तुम्हें देखकर कोई भी पागल हो जाएगा। नेड कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मैटी कहती है इन लोगों ने मेरी कार देख ली है, ये लोग मुझे फॉलो करेंगे। मेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे बात की है, इसीलिए मैं पहले निकलती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद निकलना। लोगों को दिखाने के लिए मैटी उसे जोर से थप्पड़ मारती है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि नेड मैटी को पसंद नहीं आया। नेड उसका बाहर वेट करता है। फिर वो दोनों मैटी के घर आते हैं लेकिन मैटी ने अपना मन बदल लिया था। वो अब नेड के साथ घपाघप नहीं करना चाहती। वो उसे एक पुच्ची देती है और घर से बाहर निकाल देती है जिस वजह से नेड के अंदर की गर्मी और बढ़ जाती है। वो मैटी को बाहर से देखता है। मैटी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे लेकिन नेड आज कोई मौका हासिल नहीं जाने देगा। वो एक पत्थर उठाता है और शीशे पर दे मारता है और अंदर आकर मैटी को किस करने लगता है। मैटी उसे नहीं रोकती और फिर वो उसके बदन को छूने लगता है, उसके सारे कपड़े उतारने लगता है। मैटी भी उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है और फिर उन दोनों का जिस्म एक हो जाता है। गर्मी काफी बढ़ जाती है। अब वो दोनों रोज ही अपनी गर्मी निकालने के लिए मिलने लगते हैं। एक दिन नेड मैटी को बेडशीट बदलते हुए देखता है और पूछता है काम वाली नहीं आई। मैटी बताती है अगर उसे पता चल गया कि मैं बेड पर किसी और मर्द के साथ सोती हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ नेड के फ्रेंड्स को भी शक है कि नेड किसी औरत के चक्कर में है। एक दिन मैटी नेड से कहती है कि उसका पति कल आने वाला है। वो अपनी पति से सेटिस्फाइड नहीं है। वो बिस्तर पर जल्दी गीला हो जाता है। मैटी का पति जब वापस जाता है तो नेड मैटी से मिलने आता है और डायरेक्टली मैटी से घपाघप करने को कहता है लेकिन वो लड़की मैटी नहीं थी। नेड को काफी शर्म आ जाती है। तभी पीछे से मैटी भी आ जाती है और वो कहती है ये मेरी फ्रेंड है मैरियन। वो उसे एक पैकेट देती है, इस पैकेट को आप लोग याद रखना। मैरियन के जाने के बाद नेड मैटी से कहता है कि हम दोनों पकड़े गए हैं। मैटी कहती है मैरियन मेरी अच्छी दोस्त है, वो मेरे पति से कुछ नहीं कहेगी। मैटी अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी कि अगर उसका पति मर जाता है तो आधी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। वो पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। नेड पूछता है तुम्हारा पति करता क्या है। मैटी कहती है वो शायद कुछ इलीगल करता है। मैटी चाहती है वो मिलकर उसके पति का काम तमाम कर दे। नेड कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नेड उसे तलाक लेने का सुझाव देता है। मैटी कहती है उसने शादी से पहले एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि अगर वो तलाक लेगी तो उसे 1 साल तक बस थोड़े से पैसे मिलेंगे और 1 साल बाद वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। नेड कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे पैसे मिलेंगे या नहीं, वो मैटी से प्यार करता है। मैटी उसे एक हैट गिफ्ट करती है। मैटी का हस्बैंड वापस आता है और उसके साथ उसकी बहन की बेटी भी थी।
अपने हस्बैंड की वजह से वो नेट से मिल नहीं पाती, इसीलिए वो उसे एक फोन बूथ से फोन करती है और कहती है, मेरे जिस्म की गर्मी बढ़ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रात में मैटी उस बच्ची को जल्दी सुला देती है और नेट के साथ घपाघप करने लगती है, लेकिन तभी वो बच्ची एक बुरे सपने की वजह से उठ जाती है और भागते हुए नीचे आती है और नेट और मैटी को घपाघप करते हुए देख लेती है। अगले दिन वो बच्ची अपनी मॉम के साथ वापस चली जाती है। मैटी की नंद मैटी को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो मैटी से बात नहीं करती। नेट एक होटल में था, वहाँ मैटी भी अपने पति के साथ आई थी। मैटी उसे अपने पति से मिलवाती है और झूठ कहती है कि ये वही लॉयर है जो हमारी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। उसके हस्बैंड को कोई शक नहीं होता और वो उसे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है और बताता है कि वो भी पहले एक लॉयर था, लेकिन उसे ज्यादा पैसा कमाना था, इसीलिए उसने कई तरह के काम करने शुरू कर दिए। वो बिजनेस करने वाले लोगों को लोन देता है और इन सब बातों से मैटी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वॉशरूम चली जाती है। उसके जाते ही मैटी का पति नेट से कहता है उसकी वाइफ काफी हॉट है और अगर उसे पता चला कि मैटी का किसी के साथ अफेयर है तो वो उसके लवर को मार डालेगा। नेट कहता है उसकी जगह वो भी होता तो यही करता। मैटी नेट से मिलने उसके ऑफिस आती है। नेट कहता है किसी ने देख लिया तो हमें अब ध्यान रखना होगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे ज्यादा कॉल मत करना क्योंकि ऑफिस कॉल्स रिकॉर्ड होती है। मैटी को समझ नहीं आता नेट क्या बोल रहा है और क्यों। नेट कहता है अब हम तुम्हारे पति को पक्का टपकाएंगे, प्यार और जंग में सब जायज है। नेट मैटी के पति की एक खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी देख कर आता है जहाँ वो उसकी लाश को छुपा सकता था। मैटी नेट से कहती है उसके पति के मरने के बाद उसके पति की आधी प्रॉपर्टी उसकी नंद के पास चली जाएगी। वो नेट से उस विल को बदलने को कहती है क्योंकि नेट एक लॉयर है। नेट मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कोई उन पर शक करे। नेट फिर एक मैकेनिक के पास आता है जो नेट का क्लाइंट था। नेट ने उसे जेल जाने से बचाया था। वो उस मैकेनिक की मदद से एक बम बनाता है, लेकिन वो मैकेनिक उसे समझाता है कि वो जिस भी काम के लिए इसे यूज करना चाहता है वो ना करे, क्योंकि एक गलती को छिपाने के लिए इंसान 10 गलतियां करता है और वो उनसे कभी नहीं बच सकता। लेकिन नेट उस मासूम मैकेनिक की बात नहीं सुनता। वो मैटी के साथ प्लान बनाता है कि वो मियामी चला जाएगा और मैटी से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। वो आज रात उसके पति को टपकाने वाला है। उस रात मैटी के पति को नींद नहीं आ रही थी। वो ड्रिंक करने नीचे जाने वाला था, लेकिन अगर वो नीचे जाएगा तो जब नेट आएगा उसे पता चल जाएगा और वो उसे मार नहीं पाएंगे। इसीलिए मैटी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ घपाघप करने का प्लान करती है। लेकिन तभी उसके पति को नीचे से आवाजें आती है। वो गन निकाल लेता है। मैटी को इस गन के बारे में कुछ पता नहीं था। उसका पति नीचे जाता है। मैटी जोर से चिल्लाती है कि उसके पास गन है। नेट संभल जाता है और नेट उसके पति को मार देता है। वो उसकी लाश को कार में डाल देते हैं और फिर उसी की प्रॉपर्टी में उसे डंप कर देते हैं, जहां नेट ने पहले से एक बम लगाया हुआ था, जिस वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद नेट को कॉल आता है मैटी के मरे हुए पति के वकील का। वो नेट से कहता है कि मैटी ने बताया है कि उसके पति ने नेट से अपनी विल चेंज करवाई थी। नेट समझ जाता है ये सब मैटी ने किया है। उसने मैटी को विल के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने से मना किया था। सब मीटिंग करते हैं और मैटी के पति का लॉयर कहता है कि अब सारी प्रॉपर्टी मैटी को मिलेगी क्योंकि कोई भी विल अब सही नहीं है और पति के बाद सारी प्रॉपर्टी पत्नी की होती है। लेकिन नेट अभी भी डरा हुआ है और मैटी पर गुस्सा करता है। मैटी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उस रात उसे मिलने के लिए कहती है। घर पर नेट का पुलिस दोस्त उससे मैटी के बारे में पूछता है। उसे शक है कि प्रॉपर्टी के लिए मैटी ने ही अपने पति का खून किया है और उन्हें ये लगता है नेट उस मैटी के चक्कर में है। वो नेट को मैटी से दूर रहने को कहता है, लेकिन नेट कहता है मैटी ने आज रात उसे घपाघप करने के लिए बुलाया है और मुझे मार कर उसे क्या मिलेगा, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये सब सुनकर उसके दोस्त उससे कहते हैं इस औरत की वजह से तुम एक दिन बुरे फंसोगे। नेट मैटी से पूछता है तुमने विल इनवैलिड करनी कैसे सीखी। मैटी बताती है वो पहले एक लॉयर की असिस्टेंट हुआ करती थी। नेट पूछता है कि क्या पुलिस को तुम पर शक है। मैटी कहती है उसे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन वो नेट को नहीं छोड़ने वाली। वो उससे प्यार करती है। वहाँ नेट का पुलिस फ्रेंड नेट से पूछता है जिस रात मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे। नेट उसकी पूछताछ से चिढ़ जाता है। उसका दोस्त उसे बताते हैं कि मैटी का पति चश्मा पहनता था, लेकिन लाश के पास से उन्हें कोई चश्मा नहीं मिला। मतलब खून पहले कहीं और किया गया था और बाद में लाश वहाँ लाई गई। और मैटी की नंद की बेटी ने मैटी को एक आदमी के साथ कांड करते हुए देखा था, जिसके साथ मैटी का अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। नेट उस बच्ची के पास आता है, उस पर अच्छा इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है।
उसके बाद नेट का फ्रेंड नेट से बात करता है और उसे पक्का यकीन है कि नेट का मैटी के साथ अफेयर चल रहा है। नेट मैटी के पास आता है और पूछता है तुम्हारे हस्बैंड का चश्मा कहाँ है। मैटी कहती है उसे नहीं पता, शायद मेड ने सफाई करते हुए कहीं रख दिया और उसकी मेड कुछ अजीब बिहेव भी कर रही है। नेट कहता है अगर उसकी मेड को शक होता तो वो उन्हें ब्लैकमेल करती। मैटी नेट से कहती है इन सब की वजह से उनके बीच काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा। नेट का फ्रेंड नेट से कहता है कि हमने पता किया है तुम मर्डर वाली रात मियामी में ही थे, लेकिन जिस होटल में तुम रुके थे उस होटल के रूम में तुम्हें कोई कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने पूरी रात कॉल नहीं उठाया, मतलब पूरी रात तुम उस होटल में नहीं थे। उसके बाद नेट एक केस के सिलसिले में एक लॉयर से मिलता है। उस लॉयर से उसे पता चलता है कि मैटी उसे बहुत पहले से जानती थी, ये भी कि नेट ने एक विल में घोटाला किया था। मतलब मैटी का नेट से मिलना इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। नेट उसी मैकेनिक से मिलता है जिसे पुलिस ने शक की वजह से कस्टडी में लिया हुआ है। वो नेट से कहता है जिस दिन तुमने मुझसे बम बनवाया था उसके 2 दिन बाद एक औरत उसके पास आई थी और उसने भी उससे एक सेम बम बनवाया था। नेट को समझ आ जाता है कि मैटी उसे फंसाना चाहती है। उसे मैटी का कॉल आता है और वो बताती है उसे विल के सारे पैसे मिल चुके हैं और जिस चश्मे को वो ढूंढ रहा था वो उसकी मेड उसे देने वाली है। वो नेट को उसके बोट हाउस में बुलाती है और कहती है कि उसके पति एडमंड का चश्मा उसके बोट हाउस में है। नेट उस रात देर से आता है और बोट हाउस के दरवाजे से जुड़ा एक तार देखता है, लेकिन जैसे कि उसे पता है कि मैटी के पास बम है और अगर उसने दरवाजा खोला वो फट जाएगा, इसलिए वो मैटी के घर जाकर सबसे पहले गन चुराता है। फिर मैटी के पास आता है और गन देकर मैटी से पूछती है ये सब क्या है। नेट मैटी से उस बोट हाउस जाकर उसे चश्मा लाने को कहता है। खुद को सही साबित करने के लिए मैटी बोट हाउस में चली जाती है और गायब हो जाती है। बोट हाउस में ब्लास्ट हो जाता है। अंदर मिले एक शख्स की पहचान मैटी के रूप में होती है। नेट का पुलिस फ्रेंड उन दोनों को साथ में देख चुका था। नेट को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जेल में नेट को लगता है कि मैटी ने उसे धोखा दिया है। वो अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है कि मैटी अभी भी जिंदा है, वो हमारा पागल बना रही है, लेकिन उसका फ्रेंड बताता है कि उस लाश की शिनाख्त हो चुकी है, वो मैटी की ही बॉडी थी। और अब खुलते हैं कुछ राज। दोस्तों, जिसे हम शुरुआत से मैटी समझ रहे थे उसका असली नाम मैरियन था। एडमंड से शादी करने और उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसकी हत्या करने के लिए मैटी ने असली मैटी टायलर की पहचान चुराई थी। जिस औरत को मैटी ने मैरियन कहकर मिलवाया था वो दरअसल असली मैटी थी और मैरियन ने मैटी बनकर एडमंड से शादी की उसके पैसों के लिए। लेकिन जब असली मैटी को मैरियन के बारे में पता चला कि वो उसके नाम का गलत यूज कर रही है, उसने मैरियन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और नकली मैटी असली मैटी को पैकेट में वही ब्लैकमेल वाले पैसे दे रही थी। और जिस बोट हाउस में मैटी की लाश मिली वो असली मैटी की थी जिसे नकली मैटी यानी मैरियन ने मारकर छुपा दिया था। और अगर नेट भी उस बम ब्लास्ट में मर जाता तो नकली मैटी के रास्ते के दोनों कांटे साफ हो जाते। नेट जेल में मैटी की हाई स्कूल ईयरबुक की कॉपी मंगवाता है। इसमें मैरी एन सिम्पसन और मैटी टायलर की तस्वीरें हैं जो उनके शक की पुष्टि करती हैं कि मैरी एन ने मैटी की पहचान चुराई थी। मैरी एन की तस्वीर के नीचे द वैम्प और महत्वाकांक्षा अमीर बनना और विदेश में रहना है। लास्ट सीन में असली मैरी एन यानी नकली मैटी एक बीच पर आराम करती हुई दिखाई देती है किसी नए मुर्गे के साथ। उसके पास अब पैसे हैं और वो विदेश में ऐश कर रही है। उसके दोनों ही सपने सच हो गए और नेट जेल की 4 दीवारी में बंद उस मनहूस दिन को कोस रहा है जब वो उस चालाक औरत से मिला था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, इस मूवी के लिए एक शायरी, वो मिली भी तो क्या मिली बनके बेवफा मिली, वो मिली भी तो क्या मिली बनके बेवफा मिली, इतनी तो मेरे गुनाह न थे जितनी मुझे सजा मिली। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।